Hello students, this is Krishna. I am a physics teacher. So all of you are most welcome. And today's topic is dimensional analysis part second. Students, first जो part था इसका डायमेंशनल एनालिसिस का वो लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं और उसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट को थोड़ा डिस्क्राइब किया था और उसके अलावा डायमेंशंस किस तरह से निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में जानकारी दी थी। उस वीडियो को आप जरूर देखें और विद इन 5 मिनट्स हम उसको यहाँ रिवाइज किए देते हैं उसका प्रोफाइल। आपको बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन हमको पता करना है तो उसका यूनिट जानना बहुत जरूरी है और यूनिट के लिए उसका फॉर्मूला जानना जरूरी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आप समझ पाएंगे, जैसे डायमेंशन ऑफ फोर्स। डायमेंशन ऑफ फोर्स तो इसका फॉर्मूला होता है F इजिकल टू ma। फॉर्मूला कोई भी हो सकता है लेकिन करेक्ट होना चाहिए। तो इसको ब्रेक करेंगे m इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। एक्चुअली ब्रेक इसलिए करते हैं क्योंकि यूनिट जो है वो फंडामेंटल यूनिट होने चाहिए। तो अभी यहां पर जैसे फंडामेंटल यूनिट तब आएगा जब फंडामेंटल क्वांटिटी हो। जैसे m है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। आपने 11th क्लास में ये पढ़ लिया होगा कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो 7 टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ पर जैसे मास है, मास लेंथ टाइम, तो ये मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी और डेल्टा टी इसका फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पर ये टी फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास फंडामेंटल है, लेकिन डेल्टा वी यानी वेलोसिटी नहीं है। तो इसको फिर ब्रेक करिए फंडामेंटल क्वांटिटी में लाने के लिए, तो ये हो जाएगा m और इसको मानने के लिए जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मान लीजिए और डेल्टा टी है। तो अभी जो इसका फॉर्म आया वो पूरी तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी का आ गया। देखिए m ये फंडामेंटल है, ये सब फंडामेंटल है। इसका यूनिट लिखिए, यूनिट तो m का क्या है केजी और ये मीटर और ये सेकंड हो गया, तो स्क्वायर होके ऊपर न्यूमरेटर में जाकर के माइनस का हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको बताया था कि डायमेंशन जानने के लिए उसके सिंबल होते हैं। जैसे केजी के लिए m सिंबल का यूज करिए, ये सिंबल जरूर याद होनी चाहिए। मीटर के लिए l का और सेकंड के लिए t का। तो ये डायमेंशन इसका आ गया, ml t टू द पावर -2। और इसमें 2-3 वर्ड्स आते हैं, जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला एक वर्ड है और डायमेंशनल इक्वेशन। तो उसको भी हमने लास्ट वीडियो में बताया था। जैसे कि इधर आप f लिखें और इधर ये लिख दें ml t टू द पावर -2, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। और यदि हम इसको डायमेंशनल इक्वेशन बनाना चाहें तो यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए। और डायमेंशंस कौन सी है, डायमेंशंस का मैंने बताया तो पार्ट्स होती हैं जो फंडामेंटल, इस पर ये ऊपर जो पावर है ना, जैसे नहीं है तो 1 मान लीजिए, है ना। तो ये मास यानी केजी के लिए डायमेंशन 1 हो गई और मीटर के लिए इसके लिए भी 1, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं मास के लिए, लेंथ के लिए। और इसी तरह ये टाइम है, टाइम के लिए -2 हो गया, है ना। तो ये पूरा एक प्रोसेस था जो लास्ट वीडियो में हमने बताया था। अब इसके बाद आज जो पार्ट सेकंड है उसमें हम इसके यूजेस बताएंगे, क्योंकि ये कॉमन सेंस है, कोई भी थ्योरी होती है तो उसका यूज होता है। सो देयर आर 3 और 4 यूजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यूजेस हमने पहले से लिखे हुए हैं यहाँ पर, और उसको मैं थोड़ा सा उसकी जानकारी दे देता हूं। जैसे फर्स्ट यूज लिखा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन इक्वेशन और फॉर्मूला। इसका मतलब है गलत और सही का फैसला। अब आप बोलेंगे गलत और सही क्या, तो इसका मीनिंग है कि कोई इक्वेशन दिया है या फॉर्मूला आपको दिया है,
तो उसको हमें ये चेक करना है कि डायमेंशनली वो सही है या गलत, करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो इस मेथड से हम ये पता कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट यूज हो गया, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन इक्वेशन और फॉर्मूला। सेकंड इसका यूज है कि जो फॉर्मूला आपके पहले से हैं या इक्वेशन जो पहले से हैं, तो उनको आप डेरिवेशन उसका करते थे, उनको डिराइव करते थे। लेकिन यहाँ पर एक मेथड और है, ये वाला डायमेंशनल, जिसमें कि कोई फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है तो वो आप इस मेथड से भी पता कर सकते हैं। और इसको हमने ऐसे लिखा है कि टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसा इसलिए लिखा है कि कोई भी फॉर्मूला होता है, जैसे एस इजिकल टू हाफ ए टी स्क्वायर है, तो आप देखते हैं ना ये रिलेशन होता है एस और ए और टी में, तो इसलिए लिखा है कि एस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी। और थर्ड है कन्वर्जन, मतलब एक यूनिट सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट करना। जैसे आप प्राइमरी और जूनियर क्लासेस में क्वेश्चन पूछते हैं ना कि भाई 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, तो आप आंसर दे देते हो 100 सेंटीमीटर। लेकिन इस पर हम गौर करें तो देखिए एमकेएस सिस्टम में मीटर था और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर था, तो ये कन्वर्जन हो गया, यानी आपने चेंज कर दिया। लेकिन ये कहते हैं कि हम अपने मेथड से भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो थर्ड वाला ये है। और फोर्थ वाला है कोई भी फिजिकल कांस्टेंट है सॉरी, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इस तरह के कांस्टेंट का हम डायमेंशन पता कर सकते हैं या यूनिट के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला यूज इसका, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। देखिए शुरुआत करते हैं किसी छोटे क्वेश्चन से। मान लीजिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी मैं आपसे कहूँ कि ये फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग, तो आप क्लियर कह दोगे सर ये तो एब्सोल्युटली राइट है। ऐसा इसलिए कि पहले आप इसे स्टडी करके आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि भाई एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, क्या ये फॉर्मूला राइट है, तो आप बोलोगे, कुछ बोलते हैं कि ये गलत है या सही है। थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है कि जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो वो सोच जाएंगे पूरा तो ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन जो जानते हैं वो ये बता सकते हैं कि भाई इसमें u इज इक्वल टू जीरो, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है किसी ऑब्जेक्ट की, तो ये वाला टर्म हट जाएगा जीरो लगा करके, तो केवल ये रह जाएगा, तो ये भी सही है। अच्छा, अभी मैं लिखूं यहाँ पर कोई एक फॉर्मूला एस इज इक्वल टू ए टी हाफ ए टी स्क्वायर और 955 वी टी, और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये राइट है या रॉन्ग, तो इसको जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी एब्सोल्युटली रॉन्ग बताएंगे। और ऐसा इसलिए बताएंगे क्योंकि वो बताएंगे कि भाई 955 तो किसी उसमें आता नहीं है ना, और मुझे भी ऐसा ही लगता है 955 तो नहीं आता है, तो वो इसको रॉन्ग बताएंगे, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि चलो इस वाले मेथड से इसको चेक करें तो किस तरह करेंगे। और चेकिंग के लिए सबसे पहले एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, वो जानना जरूरी है, जो कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था। एक बार उसको फिर देख लेते हैं। इसका जो बेस है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमो मतलब एक जैसा, समान, है ना। इसका मतलब यह है कि कोई भी इक्वेशन दिया है या फॉर्मूला दिया है तो उसका जितने भी टर्म्स हैं लेफ्ट और राइट में, उन सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। इसको ऐसे बोले, या फिर सिंपली ऐसे ही बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनके जितने भी टर्म्स हैं लेफ्ट और राइट की जो डायमेंशन है वो कैलकुलेट करने के बाद सेम आनी चाहिए, एक जैसी आनी चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो आप बोलोगे कि भाई ये फॉर्मूला करेक्ट है या इक्वेशन करेक्ट है। इसको लिख लेते हैं। dimensions of all the terms on left hand side should be equal, सेम कह सकते हैं इसको, should be same to the all to the dimensions of all terms on right hand side, है ना। यही हमने बोला था,
कोई भी इक्वेशन है, लेफ्ट और राइट का डायमेंशन निकालिए सबका, कैलकुलेट करके वो आंसर एक ही आना चाहिए, डायमेंशन सेम आनी चाहिए ना। तो कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो यही लेते हैं, इसी को चेक करते हैं ना, इसकी जो करेक्टनेस है इसको चेक करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये है, तो आप इस पे दोनों साइड का डायमेंशन फाइंड आउट करें। डायमेंशंस ऑफ एस, एस यहाँ पे डिस्टेंस है तो एल हो गया। राइट हैंड का करें, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो इसमें देखिए यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये दिया है। यू है वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का होता है एल टी टू द पावर -1, और ये टी प्लस ये हाफ मैंने बताया था प्योर कांस्टेंट है तो डायमेंशन लेस होते हैं, ये लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। ये एक्सेलरेशन है, इसका होता है एल टी टू द पावर -2 और ये टी स्क्वायर। तो देखिए ये माइनस और प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, टी तो एल रहेगा यहाँ पर केवल, और यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस का और माइनस का ये कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ पर भी एल रहेगा। और मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो ऑपरेशन जब करते हैं तो ऐसे नहीं करते जनरल मैथ्स की तरह के एल प्लस एल 2l हो गया, नहीं, इसमें केवल डायमेंशन देखते हैं और बेस देखते हैं। जैसे बेस क्या है, एल है और डायमेंशन 1 है बस, तो ये एल आ गया। आप देखिए लेफ्ट का भी एल आ गया और राइट का भी एल आ गया, इसका मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं यहां से। देखिए दूसरा इक्वेशन दिया एस इजिकल टू हाफ ए टी स्क्वायर, इसको चेक करिए। लेफ्ट में तो यही हो गया एल, और हाफ ए टी स्क्वायर को अभी आपने सेट किया है, ये देखिए ये एल ही आया है, तो इसका मतलब ये वाला भी करेक्ट है। और ये तो पहले भी बोल रहे थे स्टूडेंट्स के ये वही करेक्ट है। लेकिन थर्ड वाले को देखते हैं जो अभी आप हमने लिखा था ना, एस इजिकल टू, थर्ड वाला ये लिखा था एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर दिया था 955 बीटी। तो सबने बताया कि भाई एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि 955 किसी में नहीं आता, बात सही है। लेकिन चेक करते हैं, चलिए लेफ्ट का डायमेंशन निकालिए, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो वो तो एस ही दिया है, यानी डायमेंशन ऑफ एस तो एल है, ये तो पहले से पता है, यहां भी सॉल्व किया है। लेकिन अब राइट वाले को चेक करते हैं कि उसमें क्या आएगा। देखिए ये अभी अभी हमने इससे पहले चेक किया था, इसका जब सॉल्व किया था तो क्या आया था, एल आया था। ये राइट हैंड साइड जब सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन ऑफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस 955 बी टी, इसी का तो करना है। देखिए यू टी, ये तो अभी ये वाला इक्वेशन फर्स्ट लिखा था ना, चेक किया था यू टी, फिर दोबारा कर लेते हैं। चलिए हाँ भाई, यू वही इनिशियल वेलोसिटी है एल टी टू द पावर -1, और ये टी, और ये डायमेंशन लेस है, ये एक्सेलरेशन है, और ये टी स्क्वायर प्लस 955, ये भी प्योर कांस्टेंट है, ये भी डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। v जो है वेलोसिटी है, तो एल टी टू द पावर -1 आएगा, और ये टी है। जब सॉल्व करेंगे तो पहले की तरह ये एल आएगा और ये एल आएगा। इसको चेक करेंगे तो टी से टी कैंसिल आउट होकर के ये भी एल आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही टेक्निक, ऐसा नहीं है कि इसको 3l कर दें, केवल बेस लिखा जाएगा और उसके ऊपर डायमेंशन 1 है तो 1 तो लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं। तो आप देखिए दोनों ये बराबर आ गए, इसका मतलब ये करेक्ट है। तो अब एक तो रीजन ये रहा कि 955 जिससे हम डर रहे थे, उसका चूंकि वो डायमेंशन लेस है, उसका डायमेंशन है ही नहीं है, तो यहाँ इसका यूज ही नहीं हुआ, है ना। तो अब ये क्वेश्चन है कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, देखने में इनकरेक्ट लग रहा था और कहीं पर हमने इसको सॉरी, कहीं पर इसकी स्टडी भी नहीं की है, तो ये करेक्ट कैसे आ गया। चलिए तो इस पर विचार करते हैं। देखिए सबसे पहले
एक वर्ड में बार बार बोल रहा हूं, डायमेंशनली करेक्ट है ना। इसका मतलब यह है कि जो करेक्टनेस है, ये जो करेक्टनेस है ये भी दो तरह की होती है। डायमेंशनली बोला है स्पेशली, इसका मतलब कोई और भी करेक्टनेस होगी, है ना, तभी तो इसका नाम रखा डायमेंशनली। और एक करेक्टनेस होती है जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकली। देखिए दोनों का मीनिंग ये है कि जितने भी ओरिजिनल फॉर्मूले आपने अभी तक अपने सिलेबस में पढ़े हैं, मान ली 10th में, 9th में, 11th में, 12th में, इसको मैं ऐसे लिखे दे रहा हूं ओरिजिनल, है ना। तो ये सब क्या है कि जो फॉर्मूले थे वो राइट थे, वो तो पता है भाई, उसकी स्टडी की, उनके डेरिवेशन किए, तो वो सारे फॉर्मूले हम कहते हैं करेक्ट है। उसको, उसका मीनिंग ये माना जाता है कि वो न्यूमेरिकली करेक्ट है, ठीक है ना। और इस पर ये नियम लागू होता है कि जो न्यूमेरिकली करेक्ट है वो पूरी तरह से करेक्ट है, 100%। चाहे कोई सा भी उसमें आप व्यू ले लीजिए, डायमेंशनली ले लीजिए या कुछ और, तो वो करेक्ट ही कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर कोई डाउट है ही नहीं है, ये तो 100% करेक्ट है। ये करेक्टनेस तो इस तरह की है, ये तो पूरा लाइसेंस इसको मिल गया। लेकिन डायमेंशनली जो करेक्ट है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, ये करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। यानी ये बात हो रही है न्यूमेरिकली। कहने का मतलब ये है कि कोई इक्वेशन या कोई फॉर्मूला या डायमेंशनली करेक्ट है तो वो न्यूमेरिकली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अभी जो फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था, डायमेंशंस निकाली थी, तो वो डायमेंशनली तो करेक्ट था, 955 वाला, वो हमने प्रूव कर दिया। लेकिन न्यूमेरिकली वो इनकरेक्ट था, क्योंकि आप जानते हैं कि वो कोई फॉर्मूला नहीं है 955 वाला। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, और डायमेंशनली करेक्ट हो तो करेक्ट भी हो सकता है, मतलब करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। इनकरेक्ट वाला तो ये वाला एग्जांपल दिया था 955 वाला, कि डायमेंशनली करेक्ट है और न्यूमेरिकली इनकरेक्ट है। और करेक्ट वाला तो ये है, जैसे मान लीजिए ये लिया था ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मान लीजिए आप इसको पढ़ करके कहीं नहीं आ रहे, आपको पता ही नहीं ये कोई फॉर्मूला है ना, तो न्यूमेरिकली तो आपको पता ही नहीं, डायमेंशनली आप चेक करोगे तो आप देखेंगे कि अभी किया था ये बिल्कुल सही था। और जब आपको बाद में पता चलेगा, कोई मेथड आप सीख लेंगे तो पता चलेगा न्यूमेरिकली भी करेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई फॉर्मूला न्यूमेरिकली यदि करेक्ट है तो वो तो हर तरह से करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट कहा जाएगा। लेकिन डायमेंशनली करेक्ट कोई फॉर्मूला है, इक्वेशन है, तो वो न्यूमेरिकली इनकरेक्ट भी हो सकता है और करेक्ट भी हो सकता है। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। एक्चुअली इसमें क्या है कि कोई भी करेक्टनेस चेक करनी है डायमेंशनली, उसमें इससे कोई मतलब ही नहीं कि क्या लैंग्वेज है, कौन सी क्वांटिटी, वहां तो सिर्फ ये है कि डायमेंशन आना चाहिए। जैसे ये एग्जांपल है, तो इसमें आप तो डायमेंशन लेस है, लेफ्ट का निकालिए डायमेंशन है ना, तो एम मास है और वेलोसिटी होता है एल टी टू द पावर -1, इसका स्क्वायर है, तो जब सॉल्व करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएंगे एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड का करिए, एम मास है और ये एच हाइट है, ये लेंथ ही मानी जाएगी, और जी एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन माना जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि सिमिलर डायमेंशन वाली क्वांटिटी के नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनकी डायमेंशन सेम होती है। जैसे उस दिन मैंने बताया था आपको कि जैसे हाइट है, ब्रेड्थ है, लेंथ है, रेडियस है, ये सब लेंथ में ही कंसीडर किए जाते हैं डायमेंशन के व्यू से। अब जैसे एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन और ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इन दोनों का भी डायमेंशन सेम होगा। जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, क्रिटिकल वेलोसिटी हो, सब सेम माने जाएंगे ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 आ जाएगा, दोनों इक्वल आ गए, तो ये करेक्ट है।
तो ये काफी इजी है। और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कोई फॉर्मूला दिया है एफ एस इजिकल टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम ई स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए लैंग्वेज इसकी कुछ भी हो, लेकिन इनके मीनिंग पता होने चाहिए। जैसे एफ क्या है, फोर्स है, तो इसका होता है एम एल टी टू द पावर माइनस टू, ये एल है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एम और एल एल स्क्वायर हो गया, टी टू द पावर माइनस टू हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए हुआ। और राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए, इसमें हाफ, ये डायमेंशन लेस है, ये एम है, और ये एल टी टू द पावर माइनस वन है वेलोसिटी। इसका स्क्वायर करोगे तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू आएगा। इसी तरह से ये डायमेंशन लेस है, ये एम है, और ये इनिशियल वेलोसिटी है एल टी टू द पावर माइनस वन। इसका भी स्क्वायर करोगे तो यही आएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। सभी की डायमेंशन सेम है, एम की एल की, तो ये इतना आंसर आएगा, है ना। और आप देखेंगे कि दोनों आंसर एक जैसे हैं, ये और ये दोनों तरफ की डायमेंशन सेम है, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। करेक्ट, लेकिन ये जरूर लिखना डायमेंशनली, है ना। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन ले लीजिए, द फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी है ना, इसको न्यू से, एन से और एफ से किसी से भी डिनोट करते हैं, ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द टेंशन इन स्ट्रिंग vibrating length of vibrating segment L and mass per unit length। और इसको करेक्टनेस को चेक करना है ना, चेक द करेक्टनेस डायमेंशनली। मतलब इसको हम दो क्वेश्चन बना लेते, चेक द, मतलब ऐसे लिखें इसको, एस्टेब्लिश अ रिलेशन, यहां लिखे देता हूं, रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज and check the correctness dimensionally। देखिए इसमें मैंने क्या किया, दो क्वेश्चन ऐड कर दिए। एक तो करेक्टनेस चेक करनी है, लेकिन करेक्टनेस चेक करने के लिए इक्वेशन होना चाहिए। तो इन्होंने कहा है उस इक्वेशन को आप उस फॉर्मूले को पहले डिराइव करिए डायमेंशनली। तो ये एक्चुअली क्या है, अभी फर्स्ट यूज चल रहा है ना, चेक द करेक्टनेस। सेकंड वाला जो यूज है उसमें ये बताया जाए कैसे हम एस्टेब्लिश करते हैं, तो वो मैं इसके बाद लूंगा, समझाने के लिए लिख दिया है केवल। लेकिन वो क्या आएगा, वो फॉर्मूला हमको पहले से पता है, वो ये है, न्यू इज इक्वल टू 1/L और F/m, ये है। तो यदि ये फॉर्मूला दिया है, इसकी करेक्टनेस चेक करनी है, तो इसको लिख लेते हैं। ये मैंने इसलिए स्पेशली लिया है क्योंकि इसको ज्यादातर बच्चे थोड़ा सा सिली मिस्टेक कर देते हैं। क्या, देखिए न्यू तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का होता है 1/t टाइम पीरियड, तो t टू द पावर -1 है ना। तो लेफ्ट का तो आ गया डायमेंशन t टू द पावर -1। अब देखिए l का लीजिए,
सॉरी राइट हैंड साइड का लीजिए 1/L, यानी कि ये L हो गया, अंडर रूट में लीजिए, ये टेंशन है, टेंशन फोर्स को ही कहते हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं ना, कोई स्ट्रिंग है जिसमें टेंशन है, जिसकी लेंथ वगैरह दी हुई है, ये तो अंदाजा लगा सकते हैं। तो F यानी फोर्स, टेंशन ML स्क्वायर T-2 और इसका M है ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा M से M, और आप देखेंगे कि इनको बाहर निकालेंगे अंडर रूट से, तो ये L और T⁻⁻1 आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, नीचे L लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि जब ये इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आंसर आपका T⁻⁻1 आ गया, है ना। तो इसका मतलब है ये करेक्ट है। यहां पर हमने मिस्टेक की है थोड़ी सी, ये फोर्स का स्क्वायर नहीं होता है ना। मैं एक्चुअली वो बताने वाले था क्या सिली मिस्टेक करते हैं, तो वो करेक्ट नहीं आएगा, पहले इनकरेक्ट आएगा। तो देखिए इसको जब आप करेंगे तो यहां पर L सिंगल है, इसको बाहर निकालने में आपको दिक्कत आएगा, है ना। लेकिन इसमें मिस्टेक क्या हुई है वो मैं बताता हूं, जिससे कि आप आगे के लिए इसे कर पाए ठीक। यहां पर ये देखिए M जो दिया है ना, ये काफी सावधानी से देखिए क्या है इसका मीनिंग। मास पर यूनिट लेंथ है ना, ये कहने का मतलब ये है कि ये मास पर यूनिट लेंथ का मतलब है M/L, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये ML⁻⁻1 आएगा, और इसके बाद जब इसे सॉल्व करोगे तो बिल्कुल सही आएगा आंसर। ये M से M कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -1 जो है ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा, यानी L स्क्वायर T⁻⁻2 आएगा अंडर रूट में, और ये डिनोमिनेटर में ये वाला L रह जाएगा। जब इनको अंडर रूट से बाहर लाओगे तो L T⁻⁻1 आएगा, अपॉन L आएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा, और वो ही दिया था इसमें, यानी लेफ्ट और राइट की जो डायमेंशन है वो सेम आ गई। चलिए अब जो है इसके बाद में सेकंड यूज ले लेते हैं ना। सेकंड यूज क्या था, वो ये था कि जो फॉर्मूले या आपके रिलेशन या इक्वेशन है उनको हम डेरिवेशन के थ्रू पहले करते थे, अब की बार डायमेंशनल मेथड से करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। इसी क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया था कि उसके दो पार्ट हैं, है ना। करेक्टनेस पहले तो डिराइव करेंगे, फॉर्मूला निकाल लेंगे जो अभी हमने दिया था, वो डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन उसको डिराइव किस तरह करेंगे इसके मेथड से, है ना। तो इसमें सबसे पहले जो जरूरी है वो ये वर्ड देखना है, डिपेंड। इसके 98% जितने भी क्वेश्चन होंगे, 99, उनमें डिपेंड वर्ड जरूर आएगा। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो इक्वेशन लाने वाले हैं, फॉर्मूला लाने वाले हैं, उसमें लेफ्ट में क्या आएगा, है ना। ये डिपेंड वर्ड है जो डिसाइड करेगा। जैसे इसमें लिखा है ना, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स, यानी कि ये फॉर्मूला यहां से शुरू होगा, न्यू, न्यू मतलब वी टाइप होता है, थोड़ा सा इसे आगे एक्सटेंड कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी है ये। प्रपोर्शनल, यानी बाकी की जो क्वांटिटी है वो राइट हैंड साइड में आएंगी, जैसे कि आपका L है, F है और M है, ये क्योंकि यही तो फॉर्मूला था ना, वो हमको याद था इसलिए हमने लिख दिया था पहले। तो मतलब देयर आर थ्री क्वांटिटीज है जो इसमें दी हुई है। तो हमने इस तरह से देखिए कि इक्वल को हटाएं तो प्रोपोर्शनल साइन आ जाता है ना, उसके बाद में जब इसको सेट करेंगे तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसकी स्टार्टिंग ऐसे करते हैं कि लेफ्ट में क्या आना है वो सबसे पहले चूज करते हैं, और वो इस वर्ड से करते हैं ना, यहाँ से हमको पता चल जाता है। बाकी की जितनी भी क्वांटिटी है दूसरी तरफ रख लीजिए। अब इसके बाद हमें देखना है कि जो रिलेशन है, फॉर्मूला है, ये क्या है। ये सारा खेल है वो पावर्स का है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है S = हाफ A t², इसका मतलब S A और T में रिलेशन है, और ये रिलेशन कैसे सेट हो रहा है, T के ऊपर जो पावर है वो 2 आनी चाहिए और इसके ऊपर 1 आनी चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब ये, कोई भी फॉर्मूला आप जब फाइंड आउट करेंगे, डिराइव करेंगे इस मेथड से, तो आपको पावर पता होनी चाहिए, और पावर्स आपको पता नहीं है, यही क्वेश्चन है। तो ये पता नहीं है तो सपोज कर लेंगे ABC,
ये फर्स्ट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले हम डिपेंड वर्ड को देखेंगे, यहाँ से पता कर लेंगे लेफ्ट में क्या आएगा क्वांटिटी, बाकी सब राइट में, और उनका पार्ट्स जो है उनको सपोज कर लेंगे ABC। फिर इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, बाकी सब ऐसे ही कॉपी करिए अभी। तो इसके बाद में इनका डायमेंशन दोनों साइड का लिखेंगे, है ना। राइट द डायमेंशन बोथ साइड्स, डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। देखिए ये न्यू अभी निकाला ही है इसको हमने, फ्रीक्वेंसी को, इससे पहले T⁻⁻1 था, और F का हमने बताया ये ml T⁻⁻2 है, इस पर पावर A, L को हमने बताया L, इस पर पावर B, और M का हमने बताया था जहां गलती हो जाती है वो था ml⁻⁻1 C, मास पर यूनिट लेंथ, केवल ऑर्डिनरी मास नहीं है। इतना लिखने के बाद में, अच्छा ये टर्म MLT वाले हैं तो इसको पूरा लिखें तो ज्यादा अच्छा है, ML ये नहीं है तो 0 लगा दीजिए, है ना, पावर। और ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आगे हमें इनका कंपैरिजन करना है डायमेंशंस का। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं, मतलब कंपैरिजन कहिए या इक्वेट करना कहिए, इक्वेटिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। देखिए m का हिसाब लगाइए, m⁴ a है, ये लीजिए a, और इधर ये c आ रहा है, a + c = 2 ही बार आ रहा है ना, ये यहाँ पर 0 है, m है ही नहीं है तो ये 0, ये एक इक्वेशन आ गया, यानी a = -c। और एक बार फिर देख लेते हैं, T⁻⁻1 ml T⁻⁻2 है ना, यहां से ये a आ जाएगा, और ये L है, और ये ml, अच्छा -c आएगा इधर से, ये -1 पावर है ना, नहीं m पर c है, कोई दिक्कत नहीं, c आएगा, है ना। तो यहां से a = -c आया। अब देखिए L का हिसाब लगाइए, L पर पावर a, और यहां पर b, और यहां पर -c, और L इधर कितना है ही नहीं है तो 0, तो ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। और थर्ड इक्वेशन और निकालिए, t में दिया है -2a, और t यहाँ पर दिया नहीं, यहाँ पर है ही नहीं, तो -2a इधर है और इधर -1 है, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। तो इसमें ये करते हैं कि जितने इक्वेशन है उनसे उनको सॉल्व कर लेते हैं, तो जो अननोन क्वांटिटी है ABC उनकी वैल्यू आ जाएंगी। तो जब इनको आप सॉल्व करोगे, जैसे a का यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/2, a की वैल्यू कितनी आई 1/2, यानी कि इस वाले फॉर्मूले को यदि हम लिखते जाएं साथ साथ, तो ν = k, और 1/2 f पर 1/2 का मतलब अंडर रूट में आएगा f, है ना, अंडर रूट का ही मतलब 1/2 होता है। इसी को आप कहीं यहां पर सेट कर दीजिए, तो ये -c के इक्वल है, तो c की वैल्यू आ जाएगी -1/2, तो c को यहां पुट करिए m पर, 1/2 होगा तो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, लेकिन चूंकि माइनस का है ना, ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख लो m⁻⁻1/2 है ना। अच्छा इसके बाद में b रह गया, b की वैल्यू निकालिए, वो यहां से निकाल सकते हो आप। a की वैल्यू कितनी है 1/2 है, प्लस b, और c की वैल्यू माइनस में है तो ये भी 1/2 हो जाएगी, और -1 नहीं 0 है, तो ये जो है हाफ और हाफ मिलाकर के 1 हो गया, b = 0, तो b की वैल्यू आ गई -1, यानी कि b है L पर, तो L पर पावर, बल्कि मैं सीधे सीधे लिखे दे रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन हो ना हो। देखिए a और b c सबकी वैल्यू आ गई, इनको यहाँ पुट कर दीजिए, केवल सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ν = k, f की पावर हो गई 1/2, L पर आया है -1 b, और m पर आया है -1/2, ठीक है ना। और जब इसको आप सेट करके लिखोगे तो ये ऐसे ही आएगा, k ये माइनस का है तो 1/L हो जाएगा, अंडर रूट में चूंकि पावर 1/2 है,
एफ और ये माइनस की पावर है तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया। तो ये इसका तरीका है। एक बार और रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले हम डिपेंड वर्ड से ये देखते हैं लेफ्ट में क्या आएगा, कौन सी क्वांटिटी आएगी, बाकी सब राइट में रख देते हैं और उसके बाद में जो पार्ट्स हैं उनको सपोज कर लेते हैं, उनको मान लेते हैं कि भाई ये एबीसी है। उसके बाद में ये रिलेशन लिखते हैं और इसको पहले प्रोपोर्शनल में लिखते हैं, उसके बाद इक्वल में कन्वर्ट करके के आ जाता है और इसके बाद दोनों साइड की डायमेंशन लिखते हैं और फिर कंपेयर करते हैं या इक्वेट करते हैं, एबीसी की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट करके मेन फॉर्मूला आ जाता है। और देखिए यहाँ पर के की कोई वैल्यू नहीं आएगी और ये इसका ड्रॉबैक है, डायमेंशन लेस कोई कांस्टेंट है तो ये इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। चलिए और एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी v depends upon या on coefficient of viscosity। इसको ईटा से, ईटा मतलब एन होता है ना, उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ और वो कर दीजिए, एन और रेडियस ऑफ पाइप आर एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड या वाटर रो। डेंसिटी को डी से करते हैं या रो से करते हैं ना, पी टाइप। तो देखिए अब इसमें हमको ये नहीं पता क्रिटिकल वेलोसिटी क्या चीज है, ईटा क्या है, केवल नाम पता है और डायमेंशन पता होनी चाहिए, है ना। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, डायमेंशन नहीं आएगा तो ये सब नहीं आ पाएगा, क्योंकि डायमेंशन इसका इनिशियल स्टेप है। तो देखिए डिपेंड वर्ड मैंने बताया, सबसे पहले आप सर्च करें डिपेंड वर्ड, तो डिपेंड से ये डिसाइड हो गया कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है ये प्रोपोर्शनल है किसके, ईटा और रो और आर। ये मल्टीप्लिकेशन में तो कोई जरूरी नहीं पहले कौन सा पहले बाद में, पहले बाद में कोई चक्कर नहीं इसमें। और पावर आप सपोज कर लीजिए एबीसी, है ना। इसके बाद इसे इक्वल में कन्वर्ट करें तो के आ जाएगा और ए रो बी सी आर। पहले की तरह डायमेंशन लिखें, ये क्रिटिकल वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन वही है जो वेलोसिटी की होती है, एल टी टू द पावर -1 और के तो डायमेंशन लेस है और ईटा इसका होता है विस्कोसिटी का एम एल -1 टी -1, है ना। और ये डेंसिटी है एम एल टू द पावर -3 और ये रेडियस है, तो रेडियस को मैंने बताया एल की तरह ही ट्रीट करते हैं और ये पावर लगा दीजिए ना। अब इसमें हमने देखिए ये सब नहीं बताया कि इनकी डायमेंशन कैसे निकाली है, क्योंकि ये प्रीवियस आपका वो है जॉब, आपको तो ये आनी चाहिए, बस ये मान के चलिए, ये आपका काम है उन्हें याद करें। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेट। एम के लिए पावर कितना हो गया, ए, एम यहाँ पर आ रहा है बी, 2 ही बार आ रहा है, और एल को लीजिए एल टू द पावर -a प्लस नहीं -3b और प्लस सी, ये एल के लिए आ रहा है ना। और टी के लिए टी एक ही बार आ रहा है, टी टू द पावर -a। और इधर मैंने बताया चूंकि बाद में हम कंपेयर करते हैं इसलिए पूरा लिखें, m को भी लिख लें m टू द पावर 0, जिससे कंपैरिजन सही तरह हो पाए। अब जैसे यहां से कंपेयर करेंगे तो m की पावर कितनी है, a प्लस बी, और इधर है ही नहीं तो ये 0, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। इसी तरह सेकंड निकालें, -a -3b प्लस सी, ये l का है, l इधर 1 है तो ये 1 आ गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। और थर्ड इक्वेशन इधर t का -a है और इधर -1 है तो ये थर्ड इक्वेशन हो गया। तो यहां से a इज इक्वल टू 1 आ गया और b यहां पर पुट करोगे a प्लस बी इज इक्वल टू, यानी a इज इक्वल टू -b है ना, तो ये इसका उल्टा आ गया, b इज इक्वल टू -1 आ गया, है ना। इसी तरह से c का निकाल सकते हैं यहां से, है ना। तो ये सब निकालने के बाद में लास्ट में आप यहाँ पर इन्हें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सारी वैल्यूज को, है ना। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, v इज इक्वल टू के ईटा अपॉन और क्या क्या है रो आर, है ना।
सी की भी वैल्यू यहाँ बनी आएगी शायद, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं, मेथड वही है। कोई करेक्शन हो तो देख लेना, सी की वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दी है, कुछ कुछ मुझे याद है इसलिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट और लेते हैं। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ, काफी फेमस है, हर बुक में दिया होता है, तो उसको निकाल लेते हैं। इसमें दिया है अ गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन, अ गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन oscillate इसमें P और D और E दिया है इधर, है ना। इनकी पावर दी है ABC, और इधर ये टाइम दिया है, ऑसिलेट्स विद टाइम पीरियड T प्रोपोर्शनल टू, ये बाद वाली लाइन है वो मैंने पहले लिख दी है, प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए डिपेंड्स हो या प्रोपोर्शनल हो मतलब एक ही है। इन्होंने टी का कह दिया ना, टी प्रोपोर्शनल, तो ये लेफ्ट में आ गया है ना। प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर, है ना, ये वर्ड और आएगा यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ वाटर P और एक्सप्लोजन एनर्जी, इसको मैं टोटल एनर्जी, इसको कॉपी कर लीजिए तब तक। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। डेंसिटी ऑफ वाटर D, एक्सप्लोजन द टोटल एनर्जी E, ये डेंसिटी है, ये एनर्जी है, ये प्रेशर है, एंड स्टैटिक प्रेशर P एज, उन्होंने कहा इस तरह उन्होंने दे दिया पहले से, है ना, आपका एक स्टेप उन्होंने कम कर दिया है। वैसे देखने पे ये लगता है कि ये कुछ अजीब है, नहीं नहीं, जो हम सॉल्व करते तो पहले पार्ट्स को मानते थे, है ना, इसको लेफ्ट में ले जाते थे, वो सब इन्होंने झंझट खत्म कर दिया, आपका एक स्टेप बचा दिया, डायरेक्ट ये दिया है। तो उन्होंने कहा भाई ए बी सी की वैल्यू बताइए, तो वही पहली की तरह आप करिए, टी इज इक्वल टू के पी ए डी सी और ई टू द पावर सी। उसके बाद डायमेंशन लिखिए, इसका तो ये टी हो गया, और ये डायमेंशन लेस है, प्रेशर का होता है एफ अपॉन ए। यहां से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एम एल -1 टी -2, है ना। डी डेंसिटी है एम एल टू द पावर -3, ये पावर जरूर लगाते जाइए बी। इसी तरह से ई है एनर्जी एम एल स्क्वायर टी -2, ठीक है ना, पावर सी। इसके बाद कंपेयर कर दीजिए, इसको पूरा लिखिए, एम एल टी, जो नहीं है उनको जीरो लिखिए, तो वही तीन इक्वेशन बनेंगे, है ना। और उसके बाद एबीसी को आप सॉल्व कर लेना। इसको मैं थोड़ा टाइम की, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा इसलिए इसको यही छोड़ दे रहा हूँ। और ये वैल्यू लगभग इस तरह से आएंगी, 5/6 आएगा ए की वैल्यू, और बी और सी की जो है 1/2 आएंगी। तो इस तरह से आप इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टी प्रोपोर्शनल टू ए की वैल्यू है पी टू द पावर 5/6 और डी
1/2 और E 1/2 है ना, ये आएंगे। तो आपने देखा काफी इजी है ये, इसको नोट कर लीजिए आप। और लास्ट में थर्ड वाला वो ले लेते हैं यूज इसका। थर्ड यूज क्या था, सिस्टम जो एक यूनिट का जो सिस्टम है, जैसे एमकेएस सिस्टम है तो उसे सीजीएस में कैसे चेंज करें, तो उसको देख लेते हैं। थर्ड यूज है इसका कन्वर्जन ऑफ यूनिट सिस्टम्स, है ना, वो लैंग्वेज आप लिख लेना, फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, है ना। अब इसमें जैसे एग्जांपल ले लीजिए 1 जूल, आपसे कहा जा रहा है भाई इसको आप सीजीएस में चेंज करिए। सीजीएस में उसका नाम होता है अर्ग, है ना। जूल बोलते हैं एमकेएस में और सीजीएस में बोलते हैं अर्ग। अच्छा, इसका आंसर पहले ही आप याद कर लीजिए, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 ERG। ये स्टैंडर्ड आंसर्स हैं, इनको याद रखिए। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, इसे सॉल्व करने के लिए आपको वो क्वांटिटी पता करनी पड़ेगी, क्योंकि ये यूनिट है, इनसे क्वांटिटी पता चल जाएगी। ये या तो एनर्जी है या वर्क है ना, एनर्जी और वर्क, क्योंकि दोनों का ही जो यूनिट है वो जूल होता है ना। इसका फॉर्मूला लिखिए पहले, तो फॉर्मूला होता है इसका ml² T⁻², ठीक है ना। अच्छा, दो सिस्टम है, एक से दूसरे में चेंज करना है, तो एक में इनका मतलब इनके सिंबल थोड़े थोड़े चेंज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए एमकेएस सिस्टम में आपने मान लिया 1 लगा दीजिए, M1 L1 T1, बाकी पावर तो उतनी रहेंगी, है ना। ठीक, इसके बाद सीजीएस में मान लीजिए फॉर्मूला यही रहेगा, बस सिंबल चेंज कर दिया है, 2 लगा दीजिए, ठीक है ना। ये एक्चुअली हम इसलिए निकाल रहे हैं तो आपको याद होगा जब स्टार्टिंग में हमने यूनिट्स और मेजरमेंट कराए थे, तो यूनिट और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे लिखा रहता है ना 3 मीटर, तो ये तो यूनिट कहलाता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाती है। तो इनका जो रिलेशन होता है वो रेसिप्रोकल होता है। और वहां हमने बताया था कि ये फॉर्मूला था N1U1 N2U2, ये कांस्टेंट होता है, इक्वल होते हैं। भाई जब हम चेंज करेंगे, जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो वैल्यू तो बराबर है ना एक, लेकिन इसमें रिलेशन कैसे, 1 मीटर था वहां 100 हो गया, तो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। लेकिन इधर मीटर था उधर सेंटीमीटर, यूनिट छोटा हो गया, मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर छोटा होता है। तो आपने देखा एक बढ़ा तो दूसरा घटा, यानी एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा डिक्रीज, यानी रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। और ये इक्वल होते हैं, इनका प्रोडक्ट, है ना। तो ये आपको पहले आना चाहिए, N1U1 इज इक्वल टू N2E2। इसको हम यहाँ यूज करेंगे और ये आ जाएगा। देखिए किस तरह से यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट जो सिस्टम है वो एमकेएस हमने माना है, जूल वाला है ना, 1 जूल जो वो बोल रहे थे। तो देखो N1 की जो वैल्यू मैंने कहा ना, N1 का मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू 1, N1 की जगह N1 है 1, ये दिया हुआ है। तो जाहिर है कि N2 आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है ना। बाकी U1 आपको दिया हुआ है, ये मान लो N2 फाइंड आउट करना है, तो N2 के लिए इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लीजिए, ये ऐसे आ जाएगा। देखिए N1 और U1 और ये नीचे चला जाएगा U2। मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल इसको सेट कर दिया, N2 की वैल्यू निकाली इसी में से। बाकी का आप देखिए, इसकी वैल्यू रख दीजिए। N1 की वैल्यू 1 है और U1 मतलब पहला वाला एमकेएस वाला जो है सिस्टम, यानी कि M1 L1² और T1⁻²। और इसके बाद में U2 का मतलब है, मतलब ये U1 की जगह यूज किया जाएगा, ये U2 की जगह यूज किया जाएगा, सीजीएस वाला। तो ये हो गया M2 L2 और T2। इसके बाद इनके यूनिट लिख दीजिए, क्योंकि यूनिट का ही तो कन्वर्जन हो रहा है। देखिए 1 का कोई मतलब नहीं, 1 तो हट ही गया मल्टीप्लिकेशन में, ये केजी